राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। हाँ, पिछले एपिसोड के अंदर हमने श्री मंशा सिंह के बारे में, उनकी जीवन यात्रा, संघर्ष यात्रा, उस क्रांतिवीर का हमने एक हिस्सा जीवन का आपके सामने रखा था। उसका दूसरा भाग लेके आज मैं आपके सामने आ गया हूँ। श्री मंशा सिंह, कितने ही क्रांतिवीर वीरांगनाओं ने देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर किया, जो मैं इस चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। मैं स्पेशली उनको दे रहा हूँ जिनको कोई नहीं जानता। ऐसे ही क्रांतिवीर वीरांगनाओं की पंक्ति में एक नाम श्री मंशा सिंह, जो आज से पहले एपिसोड के साथ मैंने शुरू किया था, आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा स्मरण कर लेते हैं। श्री मंशा सिंह, याद करिए, वो 1914 का प्रथम विश्व युद्ध, उसमें जर्मनी के मोर्चे पर अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ा था। ये मंशा सिंह, क्या बात थी! सुंदर सुडौल, 6.5 फुट लंबा कद, शरीर, हर तरह से सुंदर, व्यक्तित्व का आकर्षित करने वाला, हर प्रकार से बहादुर तो था ही था, दिखने में भी वो कमाल का था। और लड़ते समय उसके अंदर रंगीन सपने वो संजो के लड़ रहा था बहादुरी के साथ। क्या कि इसके बाद अंग्रेज हमें स्वतंत्र कर देंगे भारत को, लेकिन उसके बाद स्वतंत्रता तो क्या, उल्टा उन्होंने सुविधाएं तो क्या देनी थी, अत्याचारों की झड़ी लगा दी। उससे निराश होकर संकल्प ले लिया, फैसला कर लिया कि अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे जर्मनी के खिलाफ, और अब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे। ये संकल्प लेकर के श्री मंशा सिंह अमृतसर नौजवान सभा का सदस्य बन गया। अमृतसर में, लेकिन नाम ही उसका ही था, अमृतसर नौजवान सभा। उसका सदस्य बन जाने के बाद ये बंगाल की अनुशीलन समिति का एक सक्रिय सदस्य बन गया। और उस अनुशीलन समिति के जो दयानंद पटेल थे, सूरत के थे वो, उन्होंने श्री मंशा सिंह को संगठन विस्तार के लिए और दल के विस्तार और हथियारों की खरीद के लिए पंजाब भेजा गया। पंजाब के अंदर आकर के अब स्वाभाविक रूप से धन की आवश्यकता थी, दल के विस्तार के लिए भी और हथियारों की खरीद के लिए भी। तो देखिए जरा क्या कर रहा है ये नौजवान। माँ के सोने के गहने माँ की सहमति से बेच करके जो धन मिला वो पार्टी के फंड में जमा करा दिया। और मंशा सिंह ने मोनाली गांव के जमींदार पूरन सिंह के घर डाका डालने की योजना बना ली, और उस गांव के सज्जा सिंह ने भेद दे दिया जमींदार पूरन सिंह का। मंशा सिंह ने दयानंद पटेल से 3 साथी मांगे, वो दिए गए। श्री भवान दत्त पांडे, श्री नरेंद्र नाथ पाठक और श्री रामचंद्र भट्ट। और एक व्यक्ति अपनी इच्छा से सम्मिलित कर दिया, उसका नाम था चंदन सिंह, अपनी जिम्मेदारी पर। 1930 की दीपावली के दिन डाका डाला गया और वो जमींदार पूरन सिंह मारा गया। वहाँ का सारा माल असबाब इकट्ठा करके अम्बाला के उस गांव के 30-40 किलोमीटर दूर
अम्बाला की झाड़ियों में छुपा दिया गया और दयानंद पटेल को सारी बात बता करके फिर दयानंद पटेल के और उन्होंने एक रात बताए हुए स्थान के अनुसार वो सारा माल निकाल के और लाहौर ले गए क्रांतिकारियों को बांटने के लिए। धन भी था, हथियार भी थे। हाँ, सज्जा सिंह जो जिसने भेद दिया था वो पुलिस ने अपनी जांच के अंदर उसको पकड़ लिया और सज्जा सिंह ने उगल दिया, भेद खोल दिया। क्या? ये पुलिस को बता दिया कि मंशा सिंह के नेतृत्व में ही ये डाका डाला गया है। मंशा सिंह को जब पता चला कि पुलिस बहुत तेजी से एक्टिव हो गई है तो वो दिल्ली भागकर दिल्ली चला गया। वहाँ उसकी भेंट शंभूनाथ आज़ाद से हुई। वो भी क्रांतिकारी थे। एक नया प्रयास, शंभूनाथ के साथ मिलकर के हथियार राजस्थान से लाने और ले जाने का काम शुरू कर दिया। सफलतापूर्वक चल रहा था। लेकिन वो चंदन सिंह जिसको अपनी जिम्मेवारी पर शामिल किया था, इस बीच में वो भी गिरफ्तार हो गया। उसने मंशा सिंह को गिरफ्तार करवा दिया। दिल्ली में एक रात को मंशा सिंह सोया हुआ था तो चंदन सिंह की मुखबिरी से मंशा सिंह गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी के पश्चात मंशा सिंह को अम्बाला भेजा गया। उस पर तथा उसके बाकी साथियों के ऊपर, अन्य साथियों पर मुकदमा चला। फैसले में मंशा सिंह को फांसी तथा उसके साथियों में से नरेंद्र नाथ पाठक और रामचंद्र भट्ट को 10-10 वर्ष की सजा, शंभूनाथ आजाद को रिहाई दे दी गई। शंभूनाथ के हाथों अभी किसी का कोई कत्ल नहीं हुआ था। वो अपने क्रांतिकारी साथियों के लिए हथियारों तक ही ले जाने लाने के लिए था। और रिहाई का एक और भी उनके पीछे षड्यंत्र होता था सरकार के पास कि देखें ये कहाँ जाता है, क्या करता है, किनको मिलता है। खैर, शंभूनाथ आजाद की रिहाई हो गई। चलते समय शंभूनाथ आजाद ने मंशा सिंह से अंतिम भेंट की। फांसी की सजा सुनाई देने के बाद भी मंशा सिंह को कोई दुख नहीं हुआ था। वह स्वयं शंभूनाथ आजाद को समझाते हुए कहने लगा, मुझे फांसी होगी इस बात से आप क्यों दुखी हो रहे हो भाई? मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए कुर्बानियों का सिलसिला तब तक चलना चाहिए जब तक के स्वतंत्रता प्राप्ति हो नहीं जाती। मुझे प्रसन्नता है कि मेरी जिंदगी देश के काम आ रही है। देशवासियों से कहना कि हमें भूल न जाएं। मंशा सिंह को अम्बाला से दिल्ली लाया गया और दिल्ली की सेंट्रल जेल में 6 अप्रैल 1932 अप्रैल 6, 1932 को सुबह 5 बजे उस क्रांतिवीर को, श्री मंशा सिंह को फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। अब जरा विचार करो, जो उसने बोला था, क्या हम वैसा कुछ देख रहे हैं, वैसा कुछ हम सोच रहे हैं? सैंपल के रूप में विचार करें कि कितने लोग हैं जिन्हें मंशा सिंह का बलिदान मालूम है। यही, हालांकि उन लोगों के मन में ये नहीं था। याद रखने का मतलब ये था कि ऐसी ये परंपरा बनी रहे, ये पंक्ति और बढ़नी चाहिए, ये श्रृंखला बड़ी होनी चाहिए, मेरे के बाद कुर्बानियों का सिलसिला चलते रहने चाहिए। चला भी, लेकिन
स्वतंत्रता के पश्चात इन क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को जानने वाला कोई नहीं, बताया नहीं गया, लिखा नहीं गया इनके बारे में कुछ भी, कहीं भी। और हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। कितना बड़ा मजाक था। जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलें भी हर प्रकार की सुविधा से भरपूर थी, उनके मैं कई चिट्ठे खोल चुका हूँ, तथ्यों के साथ आपके सामने रख चुका हूँ। नेहरू अंग्रेजों का पिट्ठू था जिस तक सत्ता पहुँचानी थी, और गांधी अंग्रेजों को सूट करता था। गांधी को टूल किट के रूप में अंग्रेज प्रयोग कर रहा था। एक तो उनका खरीदा हुआ चमचा था और दूसरा अनजाने में उनके षड्यंत्रों का शिकार हो रहा था। गांधी और नेहरू का इतना योगदान था भाई। कांग्रेस का भी क्या योगदान था। कांग्रेस को बनाने वाला एक अंग्रेज। इस बात के ऊपर मैं कई बार बहुत कुछ आप लोगों के सामने ला चुका हूँ। और जो कांग्रेसी कहते हैं, बोलते हैं कांग्रेस बनी तो उस समय कौन लोग थे, 1915 तक उसका कांग्रेस का प्रेसिडेंट अंग्रेज होता था। ये सारी बातें मैं समय समय पर आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। कुछ भी नहीं तो इतना तो पूछ लीजिए इन कांग्रेसियों से कि देश की आज़ादी के लिए इसे 190 वर्ष के इतिहास में 1757 से 1947 ईस्ट इंडिया कंपनी से आने से ब्रिटिशर्स के जाने तक, इस 190 साल के इतिहास में एक भी कांग्रेसी जिसको फांसी लगी हो, कांग्रेसी लीडर, एक भी कांग्रेसी लीडर जिसको काला पानी घोर नार किए किसी को सजा सुनाई गई हो, एक भी कांग्रेसी लीडर जो जेल के अंदर लंबी कठोर यात्राएं सहते हुए दम तोड़ गया हो, एक भी उदाहरण नहीं भाई। ये सत्याग्रह, ये अहिंसा, ये चरखा, ये सब चीज़ें तो उसको अंग्रेज सरकार को क्या परेशान करने वाली थी। इससे तो अंग्रेज नहीं जाने वाला था। अंग्रेज क्यों गया उसने इटली ने बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आखिरी चोट का क्या असर था आईएनए का, वो भी बताया। मैं इन बातों को समय समय पर आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। इन अज्ञात, अल्पज्ञात और पूर्ण रूप से अज्ञात नायक नायिकाओं को आपके सामने लाकर उनको श्रद्धांजलि भेंट करके मैं समझ रहा हूँ कि ये 190 वर्ष का इतिहास तो मैं दे ही रहा हूँ। 620-21 वीडियोज़ आप तक पहुँच गई होंगी। लगभग 800 वीडियो बनेगी इसी काल की। और फिर जब मैं लूँगा सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का सारा इतिहास लूँगा 1000-1200 साल का, तो ऐसी 2500-3000 वीडियोज़ आप तक आने वाली हैं। इन क्रांतिवीरों को हम स्मरण करें। जो कौम अपने बलिदानियों को, पुरखों को, ऐसे महापुरुषों को स्मरण नहीं करती, वो लोग जिन्होंने शौर्य और वीरता के नए पृष्ठ लिखे, उनको स्मरण नहीं करती, वो कौम दुनिया के नक्शे से मिट जाया करती है। आइए इस मेरे प्रयास को आप अप्रिशिएट करें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।